कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और ऐसे माहौल में आपसे बातचीत हो रही है जब निवेशकों के मन में चिंता बहुत ज्यादा है सर। काफी ज्यादा हम फॉल देख चुके हैं बाजार में। लगभग 3 महीने के जो गेन्स थे बाजार ने उसको पूरे के पूरे इरेज कर दिए और हम 3 महीने पीछे चले गए हैं, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास के स्तर के आसपास। आपकी राय सर मार्केट को लेकर, क्या ये बाजार में गिरावट थम जाएगी या फिर अभी और फॉल देखने वाले हैं यहां से? देखिए, मार्केट के अंदर में आज की तारीख में आप ब्रॉडली ये देखेंगे कि सेलेक्टिवली स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और कुछ स्टॉक स्ट्रांग खड़े भी हुए हैं। कलेक्टिवली ये मार्केट अच्छे लेवल पे आई है, ये और भी गिर सकती है। इसमें ये तो कहना मुश्किल है, जोशी कह सकता है कि गिरेगी बढ़ेगी क्या होगा, बट एक जरूर चीज आ गई है कि मार्केट में रियलिज्म आ गई है कि जो पी और वैल्यूएशन पे इंडियन इक्विटी चल रही थी वो वायबल नहीं थी, और उसके रियलाइजेशन गोरों को पहले आ गया, एफआईज को पहले आया, इंडियन निवेशक उसके अगेंस्ट में खरीदते रहे और आज वो अपने उस व्यू का भुगतान भुगत रहे हैं कि आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में एक मिनट छोड़ दीजिए, कोई भी स्टॉक उठाते हैं उसका एक बार पी देख लीजिए कि भाई पी मेरा 50 है और ग्रोथ उसकी फ्लैट है, तो वो पी उस शेयर को किसी भी वैल्यू पे खरीदना वाजिब है आपके पास में। तो इसलिए मार्केट का गिरना बढ़ना तो बड़े अदर फैक्टर से भी आएगा, बट ब्रॉडली स्पीकिंग एज ए निवेशक आपको एक ही चीज देखनी है, आपके इन्वेस्ट शेयर्स की पी क्या है, ग्रोथ क्या है। जहां जहां हाई पीज है, आप आज भी आप कहते हैं मार्केट गिर गई है, आज भी मैं बताता हूं कि इंडिया के स्टॉक की पीज कितने सारे स्टॉक हैं पीज और 50 से ऊपर में, ग्रोथ क्या है 4% 2% फ्लैट, 50% की पी। तो मार्केट को देख अगर आप 50 की पी पे मार्केट अभी भी है स्टॉक्स के साथ में, तो उसका एडजस्ट करना हो सकता है, डिमांड सप्लाई पे है। बट इशू मार्केट का फंडामेंटल नहीं है, इशू अब आने वाला है कि रिटेल पब्लिक का मूव जो कमोडिटी की तरफ जा रहा है। आपने देखा पिछले 5 दिनों में ईटीएफ का क्या हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में, खासकर गोल्ड में। सडनली रिटेल मार्केट रियलाइज की देवर हेवी ऑन इक्विटी और हमारे पास में गोल्ड कम है, बड़ा गोल्ड और सिल्वर हम इक्विटी में रह गए। वो जो शिफ्ट देख रहे हैं वो फंडामेंटल के बियॉन्ड डिमांड सप्लाई की है। ये कोई बाहर से नहीं है, कोई ग्रीनलैंड का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इशू यही है, इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, फॉरेन करेंसी हमारी डिप्लीट हो रही है और हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रगल कर रहा है। फिजिकल अपना जो ट्रेड डेफिसिट है $25 बिलियन का पर मंथ का है, उसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। तो एफडीआई है नहीं, एफपीआई है नहीं, इसके लिए आपको सेफ्टी रखनी है। तो 26 का साल सेफ्टी का साल है, ना कि एग्रेशन का साल है। सर बहुत ही आपने ये बड़ी बात की, इसको मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 26 का जो साल है ना वो सेफ्टी का साल है। आप बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पालिए कैपिटल एप्रिसिएशन को लेकर। अजय सर, एफआईज की बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि एफआईज लगातार बेच रहे हैं और मतलब उस ट्रेंड में कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है। अब ये रुपए में जो कमजोरी आ रही है थोड़ा सा और ट्रिगर कर देगी। बाकी यूएस में बॉन्ड यील्ड वगैरह बढ़ रहे हैं, शायद पैसे थोड़ा उधर मूव करते हुए दिखाई दें। लेकिन ये डीआईज जो बाइंग कर रहे हैं सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक फंड्स पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, आप क्या रैशनल देख रहे हैं? डीआईज को क्या दिखाई दे रहा है भारतीय बाजारों में? क्या उनके पास जो कैश था लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, क्या उसके डिप्लॉयमेंट के अलावा कोई आप सॉलिड रीजन देख रहे हैं डीआईज के इस कन्विक्शन के पीछे? देखिए, ये सवाल मैंने आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि आज वो सेंसिबल काम कर रहे हैं? पैसा आपके पास आ रहा है तो आप उसको कैश में रखिए, गिल्ट में रखिए, सिक्योरिटी में रखिए, जहां भी रखिए। आप लोग ने नॉनसेंसिकल, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल वैल्यूएशन में पैसा डाला है। अभी आपने देखा पीछे एक बड़ी प्लेसमेंट हुई है सितंबर में, आपको एक उदाहरण देता हूं सिर्फ निवेश। 900 रुपए पे एक पी फंड ने शेयर बेचे, 2 इंडिया के लार्जेस्ट फंड को। डील साइज $1 बिलियन, कोई छोटी डील नहीं है। 900 रुपए, 906 रुपए, उसकी प्राइस पता है शेयर की क्या है कल? 410 रुपए। तो हम जो समझते हैं इतने रिसर्च होती है, स्मार्टनेस होती है, कहां गई? 900 से आपने एक फंड को निकाला, इंडियन पब्लिक का पैसा लगाया और वो 900 का $1 बिलियन, 900 का शेयर 400 रुपए रह गया 4 महीने में। आप बता दीजिए ये कौन सी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग है? तो पैसा आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके, जैसे अपनी ये डिलीवरी कंपनी में आपने भी म्यूचुअल फंड ने डाला है। कौन सा दुनिया का म्यूचुअल फंड डालेगा जिस कंपनी का कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने अगले 10 साल में प्रॉफिट कमाना है? आपने उसको लोड़ी के लिए, आपने कहा बर्न करने के लिए 10,000 करोड़ ले ले पब्लिक का पैसा। आई थिंक नंबर 3, आपने अभी भी एक इशू अप्रूव हुआ है, आपने देखा हुंडई का इशू, आपने देखा बाकी इश्यूज, सब ओएफएस लेके जा रहे हैं और खरीदार कौन है? म्यूचुअल फंड।
एक रूल होना चाहिए सिंपल सरकार का कि भाई हम ओएफएस को नहीं आप लेंगे, किसी का भी ओएफएस म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी में पैसा जा रहा है, आप म्यूचुअल फंड का पैसा लगाइए। आप ओएफएस में क्यों लगा रहे हैं पैसा? ओएफएस में क्या हुआ, चेक कटा, वो हुंडई ले गया बाहर पैसा आपका। ओएफएस में पी फंड का चेक कटा, ले गया बाहर, इंडिया का पैसा लग गया। अभी आपने देखा फोन पे का भी इशू अप्रूव हुआ है, ओएफएस, ओनली ओएफएस, वो कटेगा, वॉलमार्ट पैसा ले जाएगा। इंडिया को क्या मिला इसके अंदर में? तो आई थिंक देयर इज एक जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जरूरत है सोचने की कि हमारा पैसा कहाँ लगना चाहिए। गवर्नमेंट भी कह रही है प्राइवेट कैपेक्स क्यों नहीं हो रहा है। अगर सब इशू ओएफएस में जाएंगे पैसे, तो कैपेक्स कहां से होगा? कंपनी में तो पैसा आ नहीं रहा है। तो आई थिंक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिग बिग इंस्टीट्यूशंस की है कि एक्सप्लेन करें पब्लिक को, और थोड़ा सा ध्यान दें अपने पोर्टफोलियोज को कि जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा शायद डिप्लॉय हुआ है कि हाई पीज, हाई कंपनी जिनमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, ओएफएस को बेल आउट किया उन लोगों ने आईपीओ के अंदर में। आई थिंक उसको सोचना चाहिए, हमको अपने कंट्री का सोचना चाहिए। जैसे ट्रंप यूएस सोचता है, हमें अपना सोचना चाहिए कि बहुत पैसा आपको यहां लगाना है तो हम देंगे आपको, पैसा ले जाना है तो उसके लिए आपके पास नहीं है पैसा। काफी सोच विचार करनी चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कि उन्होंने क्या किया है पिछले 1 सालों में, अब क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए। अजय सर, आपने वैल्यूएशन की बात की, तो मैं आपसे वैल्यूएशन वाला सवाल जरा फिर से पूछूंगा कि अभी आप वैल्यूएशंस को लेकर कितने चिंतित हैं? क्योंकि निफ्टी का पीए 22 के आसपास का है लगभग, और हमने देखा कि लास्ट ईयर चूंकि ओवर वैल्यूड था ये, बाकी अगर आप एशियन पेयर से या फिर अमेरिकन बाजारों से तुलना करेंगे तो वहां वैल्यूएशंस वहां पर सस्ते थे। वहां पर हमने देखा थोड़े से एफआईज रुख करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब तो डाउ का पी भी लगभग 24-25 का है, और नेस्डेक के पी की बात करें लगभग 35 का पी है। अगर हम जापान की बात करें लगभग 23 के आसपास का पी है निकेई का। तो आपको लगता है कि कम से कम वैल्यूएशन वाले फ्रंट पर अभी ज्यादा चिंताएं नहीं है, या फिर जिस तरह से अर्निंग्स आ रही हैं ये वीक हैं, ये और अभी सिरदर्द को बढ़ाने वाली हैं वैल्यूएशन के फ्रंट पर? देखिए, कुछ तो वैल्यूएशन नीचे आई है, डेफिनेटली आई है, कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में आई है। और आप जो निफ्टी की जो पी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जितना भी पैसा डिप्लॉय हो रहा है रिटेल पब्लिक का, ये निफ्टी में नहीं हो रहा। निफ्टी की पी क्यों कम है? क्योंकि आईटी कंपनीज है उसके अंदर में, उनकी पी कम है। ये नेशनल बैंक, उनकी पी कम है। काफी कंपनियां हैं जिसकी पी कम है उसके अंदर में, ओएनजीसी जैसे है, पी कम है उसकी। बट ब्रॉड मार्केट की पी देखेंगे तो काफी ज्यादा एलिवेटेड है। और आप जो हम कंपैरिजन करते हैं कि यूएस की पी 22, 24, 25 है, हमारी पी है। आपका कंपैरिजन देखिए, यूएस की कंपनी के एआई कंपनी का पी 30 है, और हमारी परचून की दुकान की रिटेल कंपनी का पी 70 है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमें वैल्यूएशन प्रीमियम मिलनी चाहिए। तो आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करिए कि आपके पास में जो टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं है हमारे पास में, वो कैश फ्लो कमा रही है, खटाखट पैसा कमा रही है, उनकी पी 30 है। हमारी नॉर्मल कंपनी जो कोई ग्रोथ नहीं दिखा रही है आईटी कंपनी की, उसकी पी 22 है। अब आप 22 ज्यादा है कम है ये मैं नहीं जानता हूं, बट मैं एक चीज जानता हूं कि अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो शेयर होल्डर ग्रो नहीं कर सकता है। सवाल पी का नहीं है, सवाल है पी वर्सेस ग्रोथ का सवाल है। आप पी कमांड करिए, 30 की पी कमांड करिए, 40 करिए। आप ग्रो करते हैं 25% ग्रोथ में, बिल्कुल आपको पी मिलेगी 30-40 की। बट आप ग्रो करते हैं 2% और आपकी पी है 40, तो वो तो नहीं चलेगा। तो डिबेट ऑफ पी इज नॉट अबाउट पी, डिबेट इज पी वर्सेस ग्रोथ। पी वर्सेस ग्रोथ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये दो धुरी पर हैं। अगर ग्रोथ अगर मान लीजिए बढ़ जाती है तो फिर पी भी थोड़ी नीचे खींच के आ जाएगी। ये एक, हालांकि भारतीय बाजार इस चीजों से जूझ रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स निकल के आ नहीं रही है। जिस अर्निंग रिवाइवल की उम्मीद हम Q3 से कर रहे थे, अब तक जो नतीजा है वहां पर हमें कोई ज्यादा सरप्राइजेस पॉजिटिव साइड पर नहीं दिखाई दिए हैं। नतीजे जहां अच्छे आ भी रहे ना, आज का ही केस देख लीजिए, परसिस्टेंट के नंबर कोई खराब नहीं थे, लेकिन परसिस्टेंट आज भी पिटाई का शिकार हो रहा है। तो नतीजों का सपोर्ट बाजार को नहीं है, ये गायब है। अजय सर, बजट को देखिए, क्या है ना कि बाजार धीरे धीरे आगे वाले जो ट्रिगर्स है ना, उम्मीदें उनसे पालना शुरू कर देता है। बजट को लेकर आप कितने आशान्वित हैं कि बजट में ऐसा कुछ आ जाएगा कि माहौल अच्छा हो जाएगा, कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे एसटीटी सीटीटी पर कुछ आ जाए, टैक्स में रिलीफ थोड़ा सा और सरकार दे दे, कैपेक्स बढ़ा दे? सरकार ये सारी चीजें तो पहले मतलब टैक्सेशन पर बहुत कुछ किया, कैपेक्स ऑलरेडी ठीक ठाक है, 11.25 लाख 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। आपको लगता है कि सरकार के पास गुंजाइश है और बजट के अनाउंसमेंट बाजार को यहां से और स्टिमुलेट करेंगे?
देखिए, बजट को एक नॉन इवेंट हम समझते हैं हमेशा से, क्योंकि वो आपका आता है, सुनते हैं, अगले दिन में खत्म होता है। कि गवर्नमेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पैसा कुछ है नहीं। आप देखिए, फूड सब्सिडी को लगा लीजिए तो 2 लाख करोड़ की है। आप पेट्रोलियम सब्सिडी लगा लीजिए, आप अपना ये प्रोग्राम लगा लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लीजिए, डिफेंस निकाल लीजिए, सैलरीज और पेंशन जो 40% करीब करीब सरकार के बजट से है, निकाल के डिस्क्रिशनरी क्या है। और ये जो 11 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ की बात कैपेक्स की होती है, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग अलग होती है, बजट तो एलोकेट करते हैं, कितना खर्च हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, बट उसका आउटपुट क्या है। हमारी कोर प्रॉब्लम, और बजट से भी हमें यही उम्मीद है कि क्या पॉलिसी रखेंगे, कि एफडीआई इस कंट्री में नहीं आ रही है। उसके लिए हमें क्या करना है कि एफडीआई आए, एफपीआई रुके, बिकॉज बिना उसके डॉलर आए हुए ये हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह सकती है। बिकॉज हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और गोल्ड जिस तरीके से जनता खरीद रही है, मैं नहीं जानता कब तक सरकार उसको अलाउ करेगी 6% ड्यूटी के ऊपर में अलाउ करने के लिए गोल्ड। बिकॉज कितना गोल्ड कर लोगे इंपोर्ट डॉलर के अंदर में, आप आपके डॉलर है नहीं। तो बजट को एक ही नजरिए देखिए, वो नजरिया है एफडीआई एफपीआई। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है बजट में, ये है बजट से ज्यादा सबसे गवर्नमेंट का ये बात है, आप हमारा क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर बढ़ाएंगे तो एफडीआई आएगी। अगर आपका 70 आउट ऑफ 75 सिटीज की आपकी हाईएस्ट एयर पोल्यूटेड सिटी रहेगी, आप बताइए कोई डेनमार्क से, कोई स्वीडन से, कोई कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर आके काम करेंगे क्या आपके यहाँ पे आके, या प्लांट लगाएंगे या कमीशन करेंगे इस माहौल में। तो बजट से हमारी उम्मीद है रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल, हमारी सिटीज को, हमारा क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाइए, और रोडे मत करिए, और जितना हो चुका उसको मेंटेन करिए। सो बजट से एक ही उम्मीद है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर शार्पली फोकस अगर करते हैं हम कैपेक्स को, कि सिटी की लाइफ, पोल्यूशन की लाइफ, और एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर ये आप कर देंगे सक्षम तो हो जाएगा। प्रॉब्लम सरकार के पास एक बहुत बड़ी आने वाली है, जटिल है, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। लोग कहते रहते हैं, आपके बाजार में सब कहते हैं इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। हमारा राय यह है कि इस साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट आधा से 1% बढ़ेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट का ही बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे क्यों, आपने खुद ही बता दिया। यूएस की यील्ड देख लीजिए, इंडिया की यील्ड 10 साल की देख लीजिए। आपने रिपो रेट 5.5% रखा है, गवर्नमेंट 10 साल का बोरो करती है 6.7 पे आज की तारीख में। उसके लिए हमें यह तैयारी रखनी है कि खर्चा करें गवर्नमेंट, बट बड़ा शार्पली फोकस कि एफडीआई इस देश में आ सके। और ये जरूर करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने देना चाहिए हमको। बिकॉज जो ये माहौल हुआ है म्यूचुअल फंड में, वो इसलिए हुआ है कि आपने इतना कम इंटरेस्ट रेट दिया, लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला कस के। बैलेंस करिए उसको, लोगों को फिक्स इनकम में डालिए, बैंक का सीडी रेशियो करेक्ट करिए, और थोड़ा सा सेम्बलेंस लाइए कि मार्केट के अंदर में। तो इसलिए देखते हुए एफडीआई फोकस बजट नीड है इसकी, और उसके लिए इंडिया का क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको चेंज करना पड़ेगा। हम तो रह रहे हैं 9,900 एक्यूआई में, बिकॉज हमें कोई चारा नहीं है, बट कोई विदेशी नहीं आएगा रहने के लिए 900 एक्यूआई में जिसके पास ऑप्शन है। ये आपने बहुत बड़ी बात की सर, कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने पर बजट में फोकस होना चाहिए। और मतलब सही बात है, 900 क्या 1000 के ऊपर भी मैं कई बार चेक करता हूं तो मैं खुद चौंक जाता हूं कि अच्छा इतनी एक्यूआई है दिल्ली में, एनसीआर में। मैं भी यहीं रहता हूं तो आपकी मुश्किलें मैं समझ सकता हूं सर। लेकिन बजट भले ही नॉन इवेंट है, लेकिन आप रहेंगे तो इवेंट हमारे लिए बन जाएगा। तो आपको मैं इनविटेशन भी दे देता हूं, अपनी तरफ से विशेष आमंत्रण है सर आपको, ताकि बजट की जो फाइन प्रिंट है उसको हम समझ सके अच्छे से, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बातचीत कर पाए। तो अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे एक बार ऐसे संपर्क कर ले, फॉर्मली आपको इन्विटेशन दे दी। अदरवाइज मैं आपसे आपका अपॉइंटमेंट सर अभी पक्का मान के चल रहा हूं, आपसे आगे हम बातचीत करेंगे और बजट पर जरूर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आज हमें समय देने के लिए, और बहुत ही विस्तार से, बहुत बारीकी से, और बहुत ही मैं कहूंगा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। और आपने ये कहा कि नहीं ये सेफ्टी वाला साल होगा, और दूसरी चीज ये है कि बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहां पर लाइफस्टाइल को लेकर, इंफ्रा को लेकर बेहतरी कैसे आए, सरकार जरा उस पर भी ध्यान दे।